रेट लेवल 1 के रिजल्ट के उपरांत अब दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया गया है। और आप अगर दस्तावेज सत्यापन हेतु जा रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, ऑनलाइन पंजीकरण करवाना है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं इसी सभी क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ। दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। जी हाँ, ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। प्रथम काम आपका यही बनता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। तो पंजीकरण के साथ कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है, यानी हम जब पंजीकरण करेंगे तो कौन कौन से दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं इस बारे में तो ध्यान दें। स्टार मार्क जो मैंडेटरी फील्ड होते हैं, जिस डॉक्यूमेंट के आगे स्टार मार्क लगा हुआ है वो सभी दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं। और अन्य संबंधित दस्तावेज भी जहां पर अपलोड करने की आपको सुविधा दी गई है वहां पर आपको अपलोड करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो स्टार मार्क लगा हुआ है, मैंडेटरी फील्ड है, उन स्टार मार्क वाले जितने भी दस्तावेज हैं वो अपलोड करने अनिवार्य हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हो सके। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में, जैसे टीएसपी, नॉन टीएसपी, क्या प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पंजीकरण एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे? दोस्तों, अगर आप अलग अलग पद पर आवेदन कर रहे हैं तो क्योंकि आपकी ये जो दस्तावेज सत्यापन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो उस पद विशेष के लिए होगी, इसलिए प्रत्येक आवेदन के लिए आपको अलग अलग दस्तावेज सत्यापन पंजीकरण करना अनिवार्य है। जी हाँ, क्योंकि भविष्य में आप जिस विभाग में जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपकी यही डॉक्यूमेंट फाइल आपकी विद्यालय में आपके डीडीओ के पास पहुंचेगी, इसलिए प्रत्येक आवेदित पद के लिए अलग अलग पंजीकरण एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और जब दस्तावेज अपलोड होंगे तो आपका वेरिफिकेशन भी होगा। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए कैंडिडेट को खुद को उपस्थित होना है, और उपस्थित होना है तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी भाई, मुझे कब उपस्थित होना है? जी हाँ, मुझे से तात्पर्य यहाँ पर कैंडिडेट यानी प्रतियोगी से है, जिसने इस जो कट ऑफ है उसके अंतर्गत उसका चयन हुआ है तथा जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उसका नाम है। दस्तावेज सत्यापन के लिए उसे स्वयं उपस्थित होना होगा। अपरिहार्य स्थिति की अलग से व्याख्या है। जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय सीडीओ प्रारंभिक शिक्षा, उनके कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन होगा और जिले की सूचना अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर भिजवाई जाएगी। वैसे जो जनसंचार के साधन हैं उनके माध्यम से भी आप तक इस तरह की सूचना प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मोबाइल पर एसएमएस व ईमेल पर भिजवाई जाएगी। इससे संबंधित जानकारी भिजवाई जाएगी। आपको जानकारी किस तरह मिलेगी? बिल्कुल, आपको जानकारी इसके लिए आपको जो कंफर्म है दस्तावेज सत्यापन के दिनांक और स्थल की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा दी जाएगी, और आपको अखबारों के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी आपको अवश्य प्राप्त होंगी। जी हाँ विद्यार्थियों, बहुत आसान सी चीज़ है। एलिमेंट्री जो डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसी है तो एलिमेंट्री सीडीओ के माध्यम से ये होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होना है या प्रतिनिधि को भेजा जा सकता है। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यथासंभव अभ्यर्थी को स्वयं ही उपस्थित होना होगा। यथासंभव मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो बीमारी या किसी अपरिहार्य स्थितियों में जबकि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार संभव होगा, ये बहुत, इसीलिए मैंने यथासंभव का प्रयोग किया गया था। तो मान लो ऐसी कोई अपरिहार्य स्थिति बनती है, उस स्थिति का ठोस प्रमाण और
ठोस प्रमाण से तात्पर्य वो प्रमाण आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके द्वारा या उनके टीम द्वारा उसको वैलिड किया जाना चाहिए। और उसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किए जाने पर अभ्यर्थी के माता पिता सगे भाई बहन पति या पत्नी द्वारा दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सकता है। लेकिन अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अभ्यर्थी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और प्रतिनिधि का पहचान पत्र स्व हस्ताक्षरित की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। और यथासंभव ऐसी स्थिति बनती है तो आप दस्तावेज सत्यापन से पूर्व ही आप इस बारे में संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करें। इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे यथासंभव कोशिश यही होनी चाहिए कि अभ्यर्थी स्वयं जो जाकर दस्तावेज सत्यापन करें, अन्यथा अपरिहार्य स्थिति में ये व्यवस्था रखी गई है। यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं है यानी एब्सेंट है तो क्या उनके नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा? जी नहीं दोस्तों, जी नहीं। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन हेतु विचार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये ध्यान दें, आपको जो दस्तावेज सत्यापन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, उसमें आपको अनिवार्यतः रहना है। तो क्या ऐसा अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन से वंचित रह जाता है उसे कोई दूसरा मौका दिया जाएगा? जी नहीं, क्योंकि दुगनी कटऑफ पहले ही आपको जारी कर दी गई है। आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो उस कटऑफ में से जो नीचे का जो व्यक्ति जिसको पात्र माना जाएगा वह चयनित समझा जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज जांच दल को दिखाए जाने हैं? जी हाँ, आपने जो आवेदन पत्र भरा है उसकी प्रति और चेकलिस्ट, जी हाँ, जो आवेदन पत्र के साथ में आप भर के लेके जा रहे हैं चेकलिस्ट के साथ में वे सभी समस्त दस्तावेज दिखाए जाने हैं जो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। जैसे किसी भी अभ्यर्थी ने BSTC कर रखी है, B.Ed कर रखी है और दोनों को उसने दर्शाया है तो दोनों ही से संबंधित सारे जो आपने फॉर्म भरते वक्त पोर्टल पर दिखा है वो तो अनिवार्य है। साथ ही अगर आप में से ऐसे साथी भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त संपूर्ण दस्तावेज नहीं बताए, वो भी साथ जरूर लेके जाएं। हो सकता है आपको उनकी ज़रूरत पड़े। दस्तावेज सत्यापन में जांच दल कौन कौन से दस्तावेज खुद के पास रखेगा? तो वही आवेदन पत्र की प्रति, भरी हुई चेकलिस्ट, समस्त स्वघोषणाओं की मूल प्रति, स्वघोषणाएं जितनी भी हैं उनकी मूल प्रति और समस्त दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षर प्रतियां, जी हाँ, अटेस्टेड स्व प्रमाणित होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी के द्वारा खुद के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्हें उन्होंने पोर्टल पर अपलोड किया है। वो सारी चीज़ आवेदन पत्र की प्रति चेकलिस्ट के साथ में अनिवार्य है। आवेदन एक से अधिक पदों के लिए हुआ है, आवेदन एक से अधिक पदों के लिए हुआ है तो क्या कौन कौन से हम दिखाएंगे? जी हाँ, अगर आवेदन आपने एक से अधिक पदों के लिए किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से अधिक आवेदन है तो वही तरीका है जो पूर्व में बताया गया है। आप दोनों ही आवेदनों के साथ अलग अलग पदों के लिए आवेदन किए जाने की स्थिति में प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग, जी हाँ, जो कि पूर्व में हमने अभी प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में यानी पूर्वोक्त तरीके का मतलब हुआ कि आपको वही दोनों सेट बनाते हुए, अलग अलग सेट बनाते हुए दोनों ही अलग अलग सेट देने हैं। वही बात हो गई। क्या दो पदों के लिए आवेदन है तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? हमें दो बार वेरिफिकेशन करना है और दोनों बार सबसे पहले रजिस्ट्रेशन दोनों का अलग अलग होगा और दोनों का ही सत्यापन अनिवार्य होगा। तो सेट भी दो ही बनवाने हैं जो कि पूर्वोक्त सारे निर्देशों के अनुसार ही हमें कार्य करना है। प्यारे विद्यार्थियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए क्या आने जाने का किराया भत्ता मिलेगा? जी हाँ, रीट के मेले में, रीट महाकुंभ में आपका आवागमन निःशुल्क था। तो क्या इसमें भी फ्री है? जी नहीं, अब आप एक शिक्षक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए आने जाने का किराया नहीं मिलेगा। चलो, चेकलिस्ट में जो जो हमने शामिल किए हैं डॉक्यूमेंट्स,
उनकी कितनी प्रतियां हम ले जाना सुनिश्चित करें। चेकलिस्ट में शामिल दस्तावेजों की मूल प्रति तो अनिवार्यतः आपको ले जानी है। स्व प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट अपेक्षित है, लेकिन मेरा सुझाव ये है आप 2 सेट लेकर जाएं। चेकलिस्ट में शामिल दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ में स्व प्रमाणित 2 सेट आप रखें, वहाँ पर एक सेट आपसे जमा किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो कॉलम संलग्नक संख्या में क्या बनना है, तो जो 3/3/2022 को दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनके अकॉर्डिंग बिंदु संख्या 8 है। 3/3/2022 के जो दिशा निर्देश है उनमें बिंदु संख्या 8 के अनुसार हमें इस कार्य को करना है। निर्देश जो पोर्टल है उसके डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट्स में ये निर्देश आपको मिल सकते हैं, आप इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। जी हाँ, 3/3/2022 को दिशा निर्देश जारी विभाग द्वारा हुए हैं, उनकी बिंदु संख्या 8 के अनुसार हमें ये कार्य संपन्न करना है। आप इसे जो पोर्टल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट्स में उपलब्ध है, और उसी को आप अच्छी तरह से अध्ययन करते हुए कार्य करें। स्व घोषणा पत्र को कौन से साधारण पेपर पर दिया जाना है या स्टाम्प पेपर पर दिया जाना है? जी हाँ, स्व घोषणा पत्र। तो स्व घोषणा पत्र है उसको स्टाम्प पेपर पर कोई अपेक्षित नहीं किया गया है। स्व घोषणा पत्र प्रारूप साधारण पेपर पर ही अपेक्षित है। स्व घोषणा पत्र का प्रारूप जो है साधारण पेपर पर ही अपेक्षित है। फिर भी कई विद्यार्थी इसे कोड आय प्रमाण पत्र कितने पेज का होना चाहिए और कब का होना चाहिए? तो आय प्रमाण पत्र से संबंधित जितने भी नियम हैं वो सभी नियम आप सभी को पता है, और जिन्होंने आय प्रमाण पत्र से तात्पर्य है जैसे जो आय प्रमाण पत्र के तहत छूट लेते हैं उनके सक्षम स्तर का ये होना अनिवार्य है। टीएसपी क्षेत्र के निवासी को कौन सा मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है? क्योंकि टीएसपी क्षेत्र के निवासी के 2 मूल निवास प्रमाण पत्र बनते हैं, तो आपको उक्त कैटेगरी यानी टीएसपी कैटेगरी के तहत आपने आवेदन किया तो 2 स्टार जो अंकित होता है राजस्थान का मूल निवासी एवं टीएसपी क्षेत्र का विशेष निवासी, वह वाला मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और आपके पास दूसरा प्रमाण पत्र भी बना हुआ है तो दूसरे स्थान पर आपको वह अपलोड करना है, और जिसके पास एक ही प्रमाण पत्र बना हुआ है टीएसपी वाला ही, तो दोनों ही स्थान पर टीएसपी वाले जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसी को अपलोड करना अनिवार्य है। जो शैक्षणिक प्रशासनिक अंक तालिकाएँ हैं, जैसे बीए आपने की है तो उसके अंतिम वर्ष की प्रति अपलोड की जानी है अथवा पूर्व वर्षों की भी प्रति अपलोड की जानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही पीडीएफ बनानी है जिसकी 200 KB की जो डिटेल्स 200 KB से अबव नहीं होने चाहिए, यानी 200 KB से नीचे होने चाहिए, और सभी वर्षों की अंक तालिकाएँ एक साथ स्कैन होकर लगेगी। जी हाँ, ये ध्यान रखें, अंतिम वर्ष नहीं बल्कि सभी वर्षों की अंक तालिकाएँ आपको स्कैन होकर 200 KB के रूप में लगानी है। तो जो प्रमाण पत्र है उसी वर्ष का उस प्रमाण पत्र का क्या करना है, तो उसे भी अंक तालिकाओं के साथ में ही स्कैन करके वही 200 KB में पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना है। यथासंभव आप उपाधि या प्रमाण पत्र जरूर लगाए, अगर उपलब्ध नहीं है तो अंक तालिका तो आपको लगानी है। अंक तालिका का प्रयोग तो आपको अनिवार्य है, अपलोड करना अनिवार्य है। सभी वर्षों की अंक तालिकाएँ और 200 KB के पीडीएफ डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपलोड करना है। अब स्वघोषणा पत्र जो प्रारूप है एक ही पृष्ठ पर प्रस्तुत किए जाने संबंधी निर्देश की स्थिति में, जी हाँ, चेकलिस्ट में संबंधित दस्तावेजों की संलग्नक संख्या में क्या अंकित किया जाना है? कौन सा स्वघोषणा पत्र प्रारूप है और वो एक ही पृष्ठ पर आप प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है? तो आपको पूर्व में पहले ही भी ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि स्वघोषणा प्रमाण पत्र है वो अंतिम संलग्नक के रूप में, स्वघोषणा प्रमाण पत्र अंतिम संलग्नक के रूप में लगाया जाना है तथा चेकलिस्ट में उससे संबंधित सभी घोषणाओं के सम्मुख
पुनः ध्यान दे लें, स्व घोषणा पत्र है वो अंतिम संलग्नक के रूप में लगाया जाना है तथा चेकलिस्ट में संबंधित सभी घोषणाओं के सम्मुख संलग्नक संख्या वाले कॉलम में वही क्रमांक अंकित किए जाने हैं। जैसे एक ही आपने सभी घोषणाओं का एक ही पन्ना आपने बनाया है तो सभी जगह उसी के क्रमांक लिखने हैं। आवेदन में दिए गए अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर या ईमेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोबाइल नंबर और ईमेल। आपने आवेदन किया, वहाँ कुछ और था, आप चेंज हो गया है, तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे चेंज करा पाऊँगा? तो अभ्यर्थी स्वयं की आईडी और खुद को वैलिड दर्शाने वाले दस्तावेज लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर में कार्य दिवस में उपस्थित हो। कहाँ पर? निदेशालय बीकानेर प्रारंभिक। और स्वयं अपना पहचान जब प्रमाणित करेंगे और उसके बाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल चेंज कर दी जाएगी। DL.Ed द्वितीय वर्ष पूरक की अंक तालिका अपलोड की जानी है या DL.Ed का प्रमाण पत्र। तो ये वही पूर्वोक्त प्रश्न हो गया है। जी हाँ, क्योंकि ये एक से अधिक अंक तालिका वाला मामला हो गया है और प्रमाण पत्र का मामला हो गया है, तो सभी वर्षों की अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन करके ही PDF में एक डॉक्यूमेंट के रूप में 200 KB के रूप में अपलोड की जानी है। यानी पूरक भी आपको और प्रथम वर्ष की भी, द्वितीय वर्ष की भी, ये सभी एक साथ आपको अपलोड करनी है। और प्रमाण पत्र भी आपने प्राप्त कर लिया है तो उसे भी 200 KB के रूप में आपको PDF के रूप में ही अपलोड करना अनिवार्य है। मान लो किसी के द्वारा निवास स्थान का जिला नहीं भरा गया या अन्य जिला भरा गया, अब दस्तावेज सत्यापन हेतु कहाँ उपस्थित होना है? जी हाँ, दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन से जिले में उपस्थित होना है? तो अब तो इस तथ्य का कोई प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि 27 फरवरी को जो सूची जारी हुई है उसमें दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी के नाम के आगे जिले का नाम भी दिया गया है, कौन से जिले में आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। इसलिए गृह जिला या जिले बढ़ने से संबंधित कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। आपकी जो नाम के आगे 27 तारीख को जारी सूची है उसमें नाम के आगे जो जिला है वहाँ पर आपको दस्तावेज सत्यापन करना अनिवार्य।